हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा अकाउंट सब्जेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। बच्चों, इस ब्लूप्रिंट को हमने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया था। तो चलिए आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट सब्जेक्ट की सीक्वेंसली अपनी पढ़ाई कि किस प्रकार हमको इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा सब्जेक्ट है लेखा शास्त्र, इसमें से जो प्रश्न आता है हमने देखा है बच्चों ब्लूप्रिंट में कि वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, A, B और C, जिसमें से जो हमारा पार्ट A है वो बहुत ही कंपलसरी है, जिसको हमको एग्जाम में बनाना ही है और जो कि टोटल 60 मार्क्स का आएगा। तो पार्ट A जो है वो हमारा 2 यूनिट में डिवाइड है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो आज हम यूनिट 1, जिसमें की टोटल पार्टनरशिप के 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर की यहाँ पर तैयारी करेंगे, जो है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, इसके आधारभूत सिद्धांत। मतलब हम यहाँ पर साझेदारी के बेसिक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चले जाते हैं 11th क्लास की ओर, क्योंकि थोड़ा सा अकाउंट का रिवाइज करना हमको जरूरी है कि जब एकाकी व्यवसाय था तब हम किस प्रकार अपने अकाउंट्स बनाते थे और साझेदारी में हमको किस प्रकार के अकाउंट्स बनाने हैं। दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस को जानने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा 11th क्लास के अकाउंट का एक रिवाइज करना होगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं क्लास 11 के अकाउंट्स की ओर। बच्चों, क्या आपको याद है कि क्लास 11 में आपने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए थे? चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। क्लास 11 में सबसे पहले हमने बनाया था पंजी प्रविष्टि यानी जनरल एंट्रीज। बच्चों, जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते थे उन सभी लेन देनों को हम डेट वाइज पंजी प्रविष्टि में लिख देते थे। इसके बाद बच्चों हम बनाते थे लेजर यानी खाते। सभी मद जो कि हम पंजी प्रविष्टि में लिखते थे उससे संबंधित खातों में उसकी खतौनी कर देते थे, यानी सभी मदों की अपने अपने अलग अलग खाते बनते थे। अब बच्चों, जब हम ये खाते बना लेते थे तो क्या ये खाते सही बने हैं, क्या इसमें हमने जो रकम डाली है, क्या जो इसके शेष है वो सही आए हैं, इन सभी चीजों की जांच के लिए हम बनाते थे तलपट यानी ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों, ये जो ट्रायल बैलेंस बनता था, इस ट्रायल बैलेंस में सभी खातों के शेषों को लिख दिया जाता था। अब इन शेषों को हम 2 तरह के खातों में उतारते थे। एक है कि कुछ मद इस तलपट से जाते थे व्यापार एवं लाभानी खातों में और कुछ मद जो चले जाते थे चिट्ठा में। अब देखिए, व्यापार एवं लाभानी खाते में हम क्या लिखते थे? सबसे पहले हम यहाँ पर प्रारंभिक रहतिया उतारते थे डेबिट साइड में, फिर जो क्रय होता था व्यापार में वो क्रय लिखते थे, फिर सभी प्रकार के प्रत्यक्ष व्यय, और जो हमारा क्रेडिट साइड है वहां पर पहले आता था विक्रय और अंतिम रहतिया। दोनों के अंतर से हमें प्राप्त होता था सकल लाभ, जिस सकल लाभ को हम कैरी फॉरवर्ड करते थे क्रेडिट साइड में। फिर बच्चों, जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय है वो डेबिट में और अप्रत्यक्ष आय को लिखते थे हम क्रेडिट में, और अंत में हमको प्राप्त होता था शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि। तो बच्चों, और जो तलपट में जितनी भी संपत्तियां थी या जितने भी दायित्व थे वो सारों को हम लिखते थे चिट्ठे में। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में सभी दायित्व आ जाते थे व्यवसाय से संबंधित, और जितनी भी व्यवसाय की संपत्तियां थे वो हम संपत्ति पक्ष में लिख देते थे। तो बच्चों, ये जितने भी हम खाते बनाते थे ये एकाकी व्यवसाय में भी बनते हैं और साझेदारी में भी। लेकिन क्या डिफरेंस है, एक कौन सा ऐसा खाता है जो हमें साझेदारी व्यवसाय में बनाना पड़ता है? तो बच्चों, ये व्यापार एवं लाभ हानि खाता और इस चिट्ठा के बीच में एक खाता आता है जो हम साझेदारी व्यवसाय में बनाएंगे और इस साझेदारी व्यवसाय में बनाना सीखेंगे, वो है लाभ हानि नियोजन खाता। इस लाभ हानि नियोजन खाते में हम इस शुद्ध लाभ को लेकर आते हैं और सभी जो साझेदार हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कुछ नियमों के आधार पर। तो बच्चों, आगे हम इसी को सीखेंगे। आइए बच्चों, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम थ्योरी क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो कुछ बेसिक वर्ड्स हैं इस चैप्टर के
जिससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जिसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी कि आखिर साझेदारी फर्म में क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी वैध व्यवसाय को करने के लिए आपस में एग्रीमेंट करते हैं या कोई अनुबंध करते हैं, तो वह साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। बच्चों, इस व्यवसाय में भाग लेने वाला हर व्यक्ति साझेदार कहलाता है। और जो ये व्यवसाय है, जो ये वैध व्यवसाय है, यह साझेदारी फर्म कहलाती है। बच्चों, अब कोई भी व्यक्ति जब कोई व्यवसाय स्टार्ट करेगा तो वो खाली हाथ तो आएगा नहीं, तो वो अपने साथ जो भी धनराशि, माल या संपत्ति के रूप में व्यवसाय में लाता है, वो व्यवसाय की पूंजी कहलाती है। बच्चों, ये पूंजी दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर पूंजी और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी। बच्चों, इसके संबंध में आगे मैं डिटेल से और बताऊंगी आपको। अब हम जानते हैं कि ये साझेदारों के बीच, भाई जब ये व्यवसाय करेंगे तो इनके बीच कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता है। ये जो एग्रीमेंट होता है, इसको बोला जाता है साझेदारी संलेख। ये जो साझेदारी संलेख है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। बच्चों, लिखित संलेख का व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब भी व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक प्रक्रिया में व्यवसाय फंसता है या तो किसी भी प्रकार का वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा का माहौल बनता है, तो ऐसी स्थिति में यह लिखित साझेदारी संलेख एक सबूत के रूप में उस व्यवसाय में काम आता है। हम अपने थ्योरी पोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं जो थ्योरी आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने एक रूपरेखा बनाई है। बच्चों, इस रूपरेखा के अनुसार हम इन निम्न बिंदुओं पर आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारी से आशय, फिर हम पढ़ेंगे साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदार के अधिकार, साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्त। इन निम्न बिंदुओं पर आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं, साझेदारी से आशय। बच्चों, आप सब जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं, तो वहां पर साझेदारी होती है। तो बच्चों, इसे हम एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, जिसके पास बहुत ही कुशलता है, जिसके पास योग्यता है, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी है, क्या? पूंजी। और बिना पूंजी के वो व्यवसाय कर नहीं सकता, इसलिए वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करता है कि जो कि संपन्न हो। तो बच्चों, उसे मिल जाता है एक नया पार्टनर, जो है मोहन, जो कि बहुत ही संपन्न व्यक्ति है और जो व्यवसाय में पूंजी भी लगा सकता है, पर मोहन के पास उतनी कुशलता नहीं है। तो मोहन और राम आपस में मिलकर एक व्यवसाय को करने के लिए सहमत हो जाते हैं। और बच्चों, जब ये इस व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं, तो उनके बीच आ जाती है साझेदारी। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि अभी जो है वो एक कंपटीशन का जमाना है, चारों तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो ऐसे में व्यवसाय का स्वरूप भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे बड़े व्यवसाय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि पूंजी की कमी हो जाती है, कई बार कुशलता की कमी हो जाती है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए आज के जो समय है, आज का जो युग है, उसमें साझेदारी व्यवसाय को ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि वो साझेदारी व्यवसाय ही करें। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि साझेदारी की परिभाषा। तो साझेदारी की जो परिभाषा है, इसे हम समझते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। तो बच्चों, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो। चलिए बच्चों, चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है साझेदारी की विशेषताएं। बच्चों, जब भी किसी शब्द की उत्पत्ति होती है, तो प्रत्येक शब्द का अपना गुण और अपना अवगुण होता है, यानी हर किसी की अपनी विशेषताएं होती है। तो साझेदारी की भी विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं कि साझेदारी में क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है कि अनुबंध या समझौता। तो बच्चों, साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण गुण तो यही है, क्योंकि जब भी दो साझेदार आपस में
किसी व्यवसाय को करने के लिए एकत्र होते हैं तो सबसे पहले वो करते हैं एग्रीमेंट यानी अनुबंध। यह अनुबंध वो लिखित रूप में भी कर सकते हैं और मौखिक रूप में भी, लेकिन लिखित जो अनुबंध होता है उसका व्यवसाय में ज्यादा महत्व होता है। तो बच्चों, हमारा जो अगला विशेषता है वो है साझेदारों की संख्या। बच्चों, साझेदारों की जो न्यूनतम संख्या है वो तो 2 होती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो इसकी अधिकतम संख्या है इसके संबंध में अभी कोई निर्धारण नहीं किया गया है। परंतु कंपनी अधिनियम के नियम 10 में इसकी अधिकतम संख्या को 50 तक निर्धारित किया गया है और भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में इसकी जो अधिकतम संख्या है वो 10 तक निर्धारित की गई है। चलिए बच्चों, अब अगली विशेषता की ओर चलते हैं। अगला विशेषता है व्यवसाय। बच्चों, जब कोई 2 व्यक्ति आपस में किसी सामाजिक सेवा या सामाजिक कार्य के लिए एकत्र होता है तो उसे हम साझेदारी नहीं कहते। अतः साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है। अतः जब साझेदार आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं तभी वहां पर साझेदारी का जन्म होता है। तो बच्चों, अगला जो विशेषता है वो लाभ विभाजन है। जब भी कोई व्यवसाय किया जाता है तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो बच्चों, जब व्यवसाय में लाभ होता है तो साझेदारी व्यवसाय में इस लाभ का विभाजन किया जाता है कुछ निर्धारित नियमों के आधार पर। तो बच्चों, अगला जो हमारा बिंदु है वो है प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। जो प्रत्येक साझेदार है वो साझेदारी व्यवसाय में कार्य करने हेतु बद्ध रहते हैं, मतलब उन्हें साझेदारी में अपने तन मन से कार्य करना पड़ता है। तो जब भी किसी भी साझेदार द्वारा व्यवसाय में किया गया कोई भी कार्य, या आप कह सकते हैं कि साझेदारों द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ही फर्म का एजेंट के रूप में उसको माना जाता है। बच्चों, अगला बिंदु है असीमित दायित्व। साझेदारी व्यापार का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसका क्षेत्रफल काफी विशाल होता है, तो इसमें प्रत्येक साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित होता है। बच्चों, अगला बिंदु है व्यापार का संचालन। व्यापार के संचालन में हम साझेदारी व्यापार में कह सकते हैं कि चाहे तो सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक व्यक्ति इस व्यापार का संचालन कर सकता है या फिर सभी साझेदार आपस में मिलकर व्यापार का संचालन करते हैं। अगला बिंदु है बच्चों पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। साझेदारी व्यवसाय में हम जानते हैं कि प्रत्येक साझेदार एक निश्चित अनुपात में पूंजी लाता है और उससे वो व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह परामर्श हेतु या किसी कुशल व्यक्ति को बिना पूंजी के भी साझेदारी व्यवसाय में शामिल कर लेते हैं। तो बच्चों, ये थी कुछ विशेषताएं हमारे साझेदारी की। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है साझेदार के अधिकार। बच्चों, साझेदारी में साझेदारों के बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व होते हैं। कह सकते हैं कि साझेदारों का दायित्व साझेदारी व्यवसाय में असीमित होता है। तो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाने के लिए कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों को भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं उनके अधिकारों के बारे में। तो पहला अधिकार है संचालन में भाग लेने का अधिकार। बच्चों, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में सक्रिय रूप से संचालन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। बच्चों, दूसरा अधिकार है निरीक्षण का अधिकार। व्यवसाय के खातों को जब भी चाहे वो कोई भी साझेदार उसका निरीक्षण कर सकता है। इसका अधिकार उसे साझेदारी व्यवसाय में प्राप्त होता है। बच्चों, जो अपना तीसरा बिंदु है वो है सलाह देने का अधिकार। कई बार व्यवसाय में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसी दशा में किसी भी साझेदार को साझेदारी व्यवसाय में अपनी तरफ से सलाह देने का अधिकार प्राप्त होता है। बच्चों, अगला जो हमारा अधिकार है वो है लाभ में हिस्सा। तो बच्चों, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, चाहे उसने पूंजी लगाई हो चाहे उसने पूंजी नहीं लगाई हो। भले ही ये जो लाभ का जो विभाजन का अनुपात है ये कुछ नियमों के आधार पर होता है। बच्चों, जो अगला अधिकार है वो है संयुक्त स्वामित्व। व्यवसाय के समस्त संपत्तियों पर सभी साझेदारों का संयुक्त रूप से अधिकार होता है। बच्चों, जो अगला हमारा साझेदारों का अधिकार है वो है ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। कई बार व्यवसाय में साझेदारों द्वारा
पूंजी के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त पैसा ऋण के रूप में भी वह लगाता है, तो ऐसी दशा में उनके द्वारा लगाए हुए उस अतिरिक्त धनराशि पर, जिसे कि व्यवसाय में ऋण कहा जाता है, उस पर वह ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ऐसे ऋण पर 6% की दर से साझेदारी व्यवसाय में ब्याज प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये थे साझेदारों के कुछ अधिकार। चलिए बच्चों, अब हम अपने अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्त। बच्चों, जो साझेदारी संलेख है उसके आधार पर ही साझेदारी व्यवसाय बनाई जाती है। अनुबंध जो है वो एक तरह का ठहराव होता है जिसकी क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्तें क्या होती है। बच्चों, 3 मुख्य शर्तें हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, अर्थात वह वयस्क हो, तो ऐसा व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि वह मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह फर्म में साझेदार बनने की योग्यता रखता है। तीसरा बिंदु है कि वह व्यक्ति जिसे कि राज नियम के अंतर्गत अनुबंध या ठहराव करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है साझेदारी फर्म में साझेदार बनने की योग्यता रखता है। तो इन 3 मुख्य शर्तों को जिसने पूर्ण कर लिया, तो वह व्यक्ति व्यवसाय में साझेदार बन सकता है।